और मनी9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @मनी9live को फॉलो करें। तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चलिए अब रुक करते हैं सुपर प्राइम टाइम का दिनेश गौतम के साथ। को पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। पेट की समस्याओं से दे आराम, मुल्तानी पचमीना आपका पाचन एक्सपर्ट। देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में सहयोगी दलों की सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने से पहले आज योगी आदित्यनाथ ने 2 लाइन का एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जाति की राजनीति करने वालों पर कटाक्ष किया। सवाल उठता है कि योगी ने जाति जाति करने वालों को कायर और क्रूर क्यों कहा, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव पूरी तरह से पिछड़ा पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को ज्यादा तरजीह नहीं दी। दूसरी तरफ अब तक जिन कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ने ओबीसी को ज्यादा सीटें दी हैं। आगे का सवाल है कि अगर योगी और अखिलेश के बीच कुर्सी की लड़ाई है तो वोट कटवा कौन है। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए यूपी के वोट अकाउंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के साथ आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। इस तस्वीर ने जाति में बटे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई लकीर खींच दी। बीजेपी खेमे में भूचाल खड़ा कर दिया। दिल्ली दरबार तक हलचल तेज हो गई, क्योंकि इस सियासी तस्वीर के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या तमाम पिछड़े नेता अखिलेश के साथ आ चुके हैं। इन सवालों के बीच दिल्ली में बीजेपी ने एक बैठक बुलाई। निषाद पार्टी और अपना दल के सीटों पर घंटों मंथन किया और अखिलेश यादव की पिछड़ी राजनीति के समीकरण को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई। बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसी का नाम लिए बगैर योगी ने जिस तरह जाति वाले सियासत पर घात किया है, उससे साफ है कि बीजेपी इस समीकरण को तो तोड़ना चाहती है। बीजेपी की फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले ज्यादातर नेता ओबीसी हैं। अखिलेश ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है उनमें ज्यादातर पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने अखिलेश के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कैसी रणनीति बनाई है, ये आगे बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी जाति का समीकरण क्या है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 43% है। पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 11% मतदाता यादव समाज के हैं और यूपी में गैर यादव वोट बैंक 32% है। और सारी लड़ाई इसी वोट बैंक को साधने की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों जैसे कि कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, राजभर, इन सबको अपने पाले में खींच करके समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी को गैर यादव जातियों के 61% वोट मिले थे, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या है। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी पिछड़ों को गोलबंद करने में जुटी है। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। 2007 तक 72% से ज्यादा यादवों के वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गए, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 66% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में 27% यादवों का वोट बीजेपी को मिला।
यादवों को गोलबंद करने के साथ साथ अखिलेश यादव बाकी ओबीसी जातियों पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए महीन रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट्स का दावा है कि बीजेपी ओबीसी के आरक्षण पर कैंची चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण खत्म कर रही है और संविधान खत्म करने की बात है, जो भी समाज के शुभचिंतक हैं उनको तो दर्द है। बीजेपी इसे अफवाह बता रही है। विपक्षी नेताओं के आरक्षण वाले अफवाह की हकीकत बताने के लिए बीजेपी के नेता जमीनी स्तर पर बड़े कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ओबीसी नेताओं को भी मोर्चे पर लगा रहे हैं। यूपी में लोधी वोटर की तादाद 3 से 4% है। कुर्मी वोटर 4 से 5% के आसपास हैं। मौर्य वोट बैंक 4 से 5% तक है, जबकि बाकी 21% तक है, जिसमें गंगा किनारे बसे जनपदों में मल्लाह और निषाद समुदाय के लोग हैं। आंकड़े बताते हैं कि इनकी तादाद 6 से 10% है। बीजेपी निषाद पार्टी वाले डॉक्टर संजय निषाद के जरिए इस 6 से 10% वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। अगर 13 जिलों में असर डालने वाले मौर्य कुशवाहा जाति से समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ी आमद स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हुई है, तो इसके जवाब में बीजेपी के पास पहले से केशव प्रसाद मौर्य हैं। 2% से कम वोट बैंक वाले राजभर समुदाय से समाजवादी पार्टी के पास ओम प्रकाश हैं, तो बीजेपी अनिल राजभर के जरिए राजभर वोट बैंक पर फोकस कर रही है। पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने अपना दल कृष्णा पटेल के साथ रणनीति बनाई है, तो बीजेपी के साथ पहले से ही उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल हैं। सीटों के बंटवारे में भी दोनों पार्टियों ने ओबीसी को तरजीह दी है। बीजेपी ने अब तक 40% ओबीसी को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 27% कैंडिडेट्स को। हालांकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले कई गुना ज्यादा सीटों का ऐलान किया है। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार एक्स फैक्टर हैं। ओवैसी 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 लिस्ट जारी की है। इनमें 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। जाहिर है कि पिछड़ों के नाम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में तोड़ जोड़ की लड़ाई बताती है कि टक्कर सीधी है। यूपी के चुनाव में योगी और अखिलेश यादव के बीच कुर्सी की जंग है। दूसरी तरफ मायावती की सक्रियता भी उन्हें रेस से दूर कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मायावती ने, जबकि एक बड़ा वोट बैंक मायावती के साथ है और वो है दलित वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स का प्रतिशत करीब 21.1% है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा है। यूपी के दलित मतदाताओं में 11.70% जाटव मतदाता हैं। जाटव मतदाता मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि गैर जाटव वोट बैंक इधर उधर शिफ्ट होता रहता है। दलित वोट बैंक का रुख बताता है कि पिछले चुनाव में मायावती से छिटक कर बीजेपी की ओर रुख किया है। 2022 के लगातार बदलते समीकरण में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जातीय गणित अहम होने जा रहा है। अब तक जितने में सीटों का ऐलान हुआ है, उसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के उम्मीदवार हैं। इसमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीएसपी सीधे सीधे अखिलेश का समीकरण बिगाड़ रही हैं, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी और बीएसपी के बीच सीधी टक्कर होगी। वहीं 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि इस बार चंद्रशेखर भी खुद को सियासत में स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुमकिन है कि दलितों का कुछ वोट बैंक वो अपने साथ लेकर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि दलित वोट मायावती के बाद बीजेपी को ही सबसे ज्यादा मिलता है। ओबीसी नेताओं को तोड़कर भगवा पार्टी को झटका देने वाली समाजवादी पार्टी के पिछड़े वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंधमारी की है। 3 से 4% वोट बैंक वाले लोधी समुदाय के बड़े नेता घनश्याम लोधी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूं तो साहिबाबाद से ब्राह्मण को मैदान में उतारकर ओवैसी ने बड़ी सियासी चाल चली है, लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। वो इसलिए क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यूपी में करीब 20% मुसलमान वोट बैंक है। सूबे की 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वहीं प्रदेश की 70 ऐसी मुस्लिम सीटें हैं जहां पर इनकी आबादी 20 से 30% के बीच है।
अब तक मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस में बढ़ता था, लेकिन ओवैसी ने मुस्लिम हित का नारा देकर समीकरण बदल दिया है, जबकि कुछ मौलाना कांग्रेस के लिए नारा बुलंद कर रहे हैं। आपने 5 साल पिछली सरकार, आपको याद होगा, अखिलेश ने किस गैर जिम्मेदार तरीके से चलाई। इसके बावजूद मैंने प्राथमिकता उन्हीं को दी, उन्हीं से पहले बात की। मैंने कहा, पहले भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि दंगा जांच आयोग बनाइए। आपके दौरे हुकूमत में 176 तकरीबन छोटे बड़े दंगे हुए थे। दंगे होने का फिर अंदेशा है, इसलिए ये आयोग बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा दिवाली बाद जवाब देंगे, आज तक जवाब नहीं दिया है। उसके बाद मेरी कांग्रेस से बात हुई और प्रियंका गांधी जी से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कांग्रेस से मैं नाराज़ था, ये वो कांग्रेस नहीं है। ये आज की कांग्रेस है, नया जोश है, नया क्लेवर है, नया प्रोग्राम है। जाहिर है कि इससे सीधे अखिलेश को नुकसान होगा, क्योंकि राजनीति का रट्टा मारने वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो रहे हैं, जबकि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ यूपी के सियासी आसमान में अपनी पतंग उड़ाने वाले ओवैसी लगातार एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लड़ रही हैं। यूं तो कांग्रेस पहले ही मान चुकी है कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जिस तरह का समीकरण प्रियंका गांधी सेट कर रही हैं, उससे तय है कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने 50% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। 125 कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा 50 महिलाओं को 40 सवर्णों को टिकट दिया गया है। जाहिर है कि कांग्रेस के इस महिला और सवर्ण पॉलिटिक्स का असर बीजेपी पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से खासे नाराज हैं। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने यूपी में अपने ब्राह्मण नेताओं से बातचीत की थी। 10 ब्राह्मण मंत्री और 46 विधायक होने के बावजूद बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण कमेटी बनानी पड़ी। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में ब्राह्मण नेता भी शामिल थे। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को झटका दे सकती है। बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी को आम आदमी पार्टी भी थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है। पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी आप का यूं तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं हो सका, लेकिन वो अलग से ही ताल ठोकने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी से हमने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं कि गठबंधन की दिशा में कुछ बात आगे बढ़ती तो जरूर आप लोगों को जानकारी देते। उस दिशा में कोई बात आगे बढ़ी नहीं। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कल हमने 150 लोगों की लिस्ट भी जारी की। माना जाता है कि आम आदमी पार्टी को शहरी वोट मिलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बीजेपी का होगा। जाहिर है कि योगी और अखिलेश के बीच अगर सीधी टक्कर हुई तो मायावती, प्रियंका गांधी से लेकर चंद्रशेखर रावण, ओवैसी और आम आदमी पार्टी तक दोनों के वोट में सेंधमारी करेंगे। अब देखना है कि अगड़े पिछड़े के वोट बैंक को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जारी झगड़े के बीच वोटकटवा पार्टियों का क्या असर होता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।